इसके बाद बस आपकी इकोनॉमी पूरी हो जाएगी, थोड़ा और बचा है उसमें, और फिर हम चलेंगे हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत तरीके से करानी है। सबसे ज़्यादा टफ भी वही है, लेंदी भी वही है, और आपको जो सबसे फंसाने वाली चीज़ है वो वही है। कंटेंट आपको कम मिलता है ना उसमें। अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। आर्थिक परिदृश्य, अच्छा ये डैम है, डैम को भी देखेंगे। चलिए, है ना, यही है ना। तो इसको हम अभी साइड कर देते हैं, साइड लाइन नहीं करेंगे, बट चलिए इधर रख देते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। आप भी अपना ये चैप्टर नंबर 13 भाई ओपन कर लेना, है ना, काम आएगा। अब जैसे ही अगर हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा जो एक ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है स्टार्टिंग से। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि सरकार पहले से ही बना रही थी, सरकार क्या, ब्रिटिश सरकार ने बनाया, रेलवे वगैरह इंट्रोड्यूस किया। रोडवे लेकिन उतना डेवलप नहीं था। रोडवे के लिए एक सही तरीके से जो पहला प्रयास किया गया वो 1940s के टाइम पे किया गया, 14 सॉरी 1914 1914 में, 1914 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा फंसाता है ना, वो फंसाएगा कि गढ़वाल मोटर ओनर लिमिटेड या फिर गढ़वाल मोटर यूजर लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये बहुत फंसाएंगी। सरकार ने कब स्टार्ट किया, ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक सेकेंड यार, किसका, चलिए फर्स्ट। अब इस टाइम पे क्या होगा, आपको पता है कि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, ब्रिटिश, वही लोग राज कर रहे थे भारत पे। और भारत पे ही नहीं, उत्तराखंड में भी राज कर रहे थे। उत्तराखंड का अगर आप ये मैप बनाओगे, तो इस टिहरी वाले पार्ट को छोड़ के, ये टिहरी, यहाँ तो भाई राजा थे, टिहरी के नरेश थे, बाकी पूरे एरिया में कौन था, यहाँ सब में ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज थे, इतना आपको पता है। 1914 में यही लोग हैं। अब ये क्या करेंगे ना, आपको अगर ब्रिटिश के बारे में आपने सुना हो कि इनकी जो पॉलिसी थी वो कैसी पॉलिसी थी, तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी कि पहले ये आए 1600 से लेके, है ना, 1600 के आसपास ही आया था, 1598 में पोर्चुगीज आए, फिर धीरे धीरे ये आए, ये अपनी कंपनी वगैरह बनाते हैं, और धीरे धीरे 1757 तक, जब तक प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी, तो ये बस क्या करते थे, सिर्फ व्यापार, ट्रेड करते थे। ट्रेड मींस व्यापार, कि सामान यहां से ले गए, वहां से सामान लेके आए, और बदले में जो भी इन्हें मुनाफा हुआ, बस ऐसे ही काम करते थे। वहां से कुछ और चीज ले आए, यहाँ से सामान लेके चले गए, सिंपली मसालों का ट्रेड व्रेड करके पैसे कमाते थे। कंपनी आई हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनका ये काम चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये धीरे धीरे 1720 के आसपास में ये थोड़े से कुछ ऐसे राइट्स ले लेते हैं, अपने पास अधिकार ले लेते हैं कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे क्या है, इनको मुनाफा वगैरह होता रहता है। लेकिन मेजरली ये जो एक टाइम पीरियड है लगभग 150 साल का, सिर्फ ये व्यापारी थे। इसके बाद 1757 से आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ। इन्होंने इंडियन की जो फोर्सेस थी, एक्चुअल में 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई उसमें हराया। जो इंडिया की पूरी जॉइंट फोर्सेस थी, चाहे वो बंगाल से हो, जो अवध के नवाब हैं, इन सबको मिला के इन्होंने हरा दिया 1764 में। लेकिन हम टाइम पीरियड 1757 ही लेके चलते हैं कि प्लासी के बाद से ही चेंज आना स्टार्ट हुआ। तो अब जब 1757 का टाइम पीरियड आया, तो इन्होंने प्लासी, बंगाल, वो वाला रीजन थोड़ा थोड़ा कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो उससे इनके पास क्या हुआ ना, पैसा आने लगा, क्योंकि अब वहां पे क्या है, राजा इन्होंने बैठा रखा है, राजा जनता को जवाब देता है, पैसे का हिसाब किताब ये रख रहे थे, तो ये बहुत पैसा कमाते हैं, मुनाफा बहुत कमाते हैं। ठीक, तो 1757 से लेके 1857 ये एक फेज आएगी। आप इसको ऐसे समझो कि ये
इनकी मर्केंटाइल फेज इसको बोलते हैं, कि ये पैसा कमाते भी थे, ठीक है, बहुत पैसा कमाया इन्होंने इस फेज में, पैसा इधर भी कमाया लेकिन इन्होंने व्यापार से कमाया ऊपर। नीचे इन्होंने क्या किया, ये मर्केंटाइल मींस एक व्यापारी तो थे ही, मर्चेंट की तरह इन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। ऐसे ही इन्होंने जो पोर्चुगीज थे, डच थे, सबको हरा दिया, सबको लगभग एलिमिनेट कर दिया, फ्रेंच को भी ये लगभग साफ कर देते हैं। तो कुशल ये प्रशासक भी थे, तो इनके पास पैसा भी आया और पावर। तो ये जो फेज थी ये सिर्फ पैसे की फेज थी, पैसा, इसमें पैसा प्लस पावर दोनों चीज इनके पास आई, इन्होंने सबको हरा दिया, मराठाओं को हरा दिया, ठीक, जो गुरु रणजीत सिंह है उनको भी, सबको लगभग इन्होंने हरा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, 1857 में आपको क्रांति होती है, आपको पता है, और 1857 से लेके 1947 तक इनको ये समझ में आया कि हमारा पैसा, पावर, ये सब ठीक है, लेकिन हमें इंडिया में कुछ करना भी होगा, कुछ दिखाना भी होगा। और जो पैसा हमने कमाया है बाहर, मतलब इंडिया में जो पैसा कमाया है, तो उस पैसे से हमें रिटर्न कहाँ मिलेंगे ज्यादा। तो इन्हें पता चला कि यार इंडिया ही गरीब है, यहीं पे हम अपना रेलवे लगाएंगे, अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्री, ये सब लगाएंगे यहाँ पे। तो उस फैक्ट्री के ओनर तो हम ही रहेंगे ना, तो जो मुनाफा होगा वो हमें होगा। काम कौन करेंगे, इंडियन। खाएंगे कौन, इंडियन, क्योंकि मार्केट भी इंडियन है, बनाएगा भी इंडिया, लेकिन पैसा, मुनाफा कौन कमाएगा, वो कमाएगा ब्रिटिश। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइज्ड फेज थी ये, इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवेन्यू आप बोल सकते हो। इस टाइम पे क्या हुआ, सरकार देखिए क्या करेगी, रेलवे का निर्माण 1853। क्यों, क्योंकि भाई अंग्रेजों को पता है कि हम एक रेलवे चलाएंगे तो उससे डबल फायदा है, कि एक तो हम इधर से जो गांव है बिल्कुल एकदम सुदूर एरिया से रॉ मटेरियल भी लेके आ पाएंगे, प्लस जो पटरी वटरी बिछाएंगे उसमें लोगों को रोजगार देंगे, और उससे जो मुनाफा होगा, इससे फायदा भी तो होगा कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन के लोग करेंगे, उससे उन्हें और ज्यादा फायदा होगा। तो कुल मिला के अपने ही फायदे के लिए लेके आए। तो इसी फेज में आ रहा है आपका क्या, 1914। तो 1914 में पहली बार ब्रिटिश अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले रेलवे स्टार्ट कर चुके हैं, काफी इन्होंने काम किया है, लेकिन अभी नहीं पता है कि यार इंडिया में ना हमें अपना एक इंफ्रा भी बनाएंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमें फायदा भी मिलेगा। जैसे आज के टाइम पे ओला, उबेर, वॉलमार्ट, ये कुछ इसमें बाहर की हैं, कुछ इंडियन है। फ्लिपकार्ट पहले इंडियन थी, फिर बाहर की। कुल हुआ क्या इससे कि यार देखिए, आप उबेर का एग्जांपल लीजिए, ट्रेवल करने वाले इंडियन, गाड़ी चलाने वाले इंडियन, गाड़ी किसकी, इंडियन की, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है, बाहर के लोग बैठ के। तो वो भी आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजिकल कोलोनियलिज्म है, उपनिवेशिकता है, प्रौद्योगिकी बेस्ड। तो 1914 में लगभग इनका पहला अटेम्प्ट रहता है, और ये क्या करते हैं, बस चलाते हैं, बस। अब लोग, बस यार बड़ी चीज होती है, पहली बार अगर चलेगी तो बस कहां से कहां तक चली, आप ध्यान रखना। तो ये आपका पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ पे आपको पता है नैनीताल है, नैनीताल, नैनीताल। तो आप ही बताइए मुझे, जब कोई पहली बार बस चलाएगा तो क्या नैनीताल से नेपाल तक चलाएगा, नहीं, छोटे रास्ते पे ही चलाएगा। तो सबसे छोटा रास्ता, आप पहाड़ से नीचे आओगे, क्या पड़ेगा, काठगोदाम, है ना। ऐसा थोड़ी है कि नैनीताल से देहरादून ले जाएंगे पहले ही बार में, ऐसे नहीं होता, धीरे 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 चेंजेस होते हैं। तो बस चलाई इन्होंने नैनीताल से काठगोदाम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी बात अब होगा क्या, इस टाइम पीरियड पे आपको पता है 1914 से लेके 1918 तक विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, पहला वाला। तो जब पहला विश्व युद्ध होता है स्टार्ट, तो ब्रिटेन को लॉस होना स्टार्ट होता है, फाइनेंशियली तो लॉस होता ही है, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि वो बस चलानी बंद कर देंगे। कुछ लोग बोलते हैं हिस्टोरियन कि भाई इतना सरकार को लॉस हुआ कि वो बस उसने बंद कर दी। ऐसे नहीं करेगी बस यार बंद, क्यों बस बंद करेगी, इतना खर्चा थोड़ी आ रहा है इसमें। असल में प्रॉब्लम क्या थी कि यार पहाड़ के लोग हैं, उसके पहले ऐसा नहीं कि बस चलती थी, लोगों को आदत हो, बस कभी किसी ने देखी भी नहीं, तो लोग क्या है पैदल ही अपना चलने लगते हैं। अब बस में आपको पता है कि आपको अगर 10 पैसे या 15 पैसे देने हैं, आज के टाइम में 10 पैसे कुछ भी नहीं है,
उस टाइम पे बहुत बड़ी वैल्यू थी उनकी, तो वो उनको देने पड़ेंगे। तो लोग के पास पहले से ही पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से एक तरह से लग्जरी अफोर्ड करेंगे। लग्जरी तो हुई ना यार, एक चीज समझो, आपको या हमें कहीं से भी, अभी हम सपोज देहरादून है, हमें देहरादून से जाना है केरल, तो हम बाय ट्रेन ही जाएंगे। क्यों? भले ही उसमें 2 दिन लगेंगे, अगर रिजर्वेशन कराएंगे तो ज्यादा महंगा नहीं होगा, 1000 के अंडर हो जाएगा, 2000 हो जाएगा मान लीजिए। अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट से आप जा सकते हो, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अब कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है कि यहाँ से पहले दिल्ली, दिल्ली से फिर केरल। पैसे कितने लगेंगे? कम से कम 8-10 हजार रुपये टिकट होगा। तो आपके पास, आप टाइम बचा सकते हो, अपने 2 दिन बचा सकते हो, लेकिन भाई उतना पैसा, उतनी लग्जरी कोई अफोर्ड कर पाए तब ना। स्टूडेंट भाई महीने के 10 हजार रुपए का खर्चा, 15 हजार का खर्चा घर से ऐसे ही मिलता होगा। अब आप एक बार में, अगर आपका एग्जाम भी है केरल सपोज, तो आप कैसे चले जाओगे यार? सीधी सी बात है, नहीं जाएगा कोई भी, ट्रेन से ही जाएंगे। तो कुल मिला के उस टाइम की भी आप स्थिति समझो कि यार जाना है, जरूरी है, पहाड़ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बस से जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, उतर के आएंगे तो और जल्दी आ जाएंगे, बट दिक्कत वही है कि पैसा नहीं है। अब भाई पैसा नहीं है तो फिर ये बस में बैठेंगे नहीं, बस में बैठेंगे नहीं तो बस क्या खाली चक्कर लगाती रहेगी? नहीं, पहले उसे पता है कि चलिए आज पहला दिन है, 4 सवारी 5 सवारी मिली है, दूसरे दिन और बढ़ी है। अगर वो बढ़ती जा रही है तो लोग अपनी बस चलाते रहते हैं, जब कम हो जाती हैं तो कोई क्यों ही चलाएगा, है ना? सिंपल सा लॉजिक है। आप ऐसे समझो, देहरादून में आप में से कितने लोग रहते हैं? देहरादून में वो जो नीली वाली बस चलती है, आपने देखा है कितनी भीड़ है उसमें? अगर 30 लोगों की या 20 लोगों की सीटिंग है तो उसमें 60 ही लोग जाते हैं, 30 खड़े रहते हैं एक्स्ट्रा। तो ऐसी स्थिति जब होती है बसों की, तब बस प्रॉफिटेबल होगी। अगर उसमें 30 सवारी बैठी है 30 सीट पे, तभी भी बस मतलब चल रही है, प्रॉफिटेबल नहीं होगी, लगभग ऐसी स्थिति रहती है। तो ये तो बस खाली चल रही थी, कैसे चलेगी? बस भाई नहीं चली, बस हो गई बंद। तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी चीज बंद हो गई। 1918 तक ये तो बिजी रहे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन 1920 में एक चीज होती है। 1920 में 1920 में क्या होता है? एक कंपनी खोली जाती है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। कंपनी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HMTC। HMTC। आप सिर्फ गैस करना है आपको कि इस कंपनी को जो भी खोलेगा वो कौन होगा। पहली चीज भाई पैसे वाला होगा, है ना, गरीब नहीं होगा। तो पैसे वाले कौन थे उस टाइम पे? जमींदार लोग। जमींदार ही तो थे पैसे वाले, जमींदार और कुछ जो साहूकार हैं, कुछ कुछ एक मिडिल क्लास को ब्रिटिश ने जानबूझ के बनाया था कि यार ये जो ज्यादा रहेंगे, या जो जमींदार वगैरह इन पे पैसे रहेंगे, तो एक तो क्या है, हमारा कल्चर फॉलो करेंगे ब्रिटिश वाला, ऊपर से हमें अगर कोई भी चीज नीचे पहुंचानी है तो इनके थ्रू पहुंचा देंगे, और इनको हमसे फायदा है जमींदारों को, तो अगर कोई क्राइसिस आता है तो हमारा साथ भी देंगे, है ना, ऐसी स्थिति थी। तो इस टाइम भी कोई जमींदार ही होंगे, तो मीन्स पैसे वाले लोग थे। क्या नाम था? मुंशी। मुंशी जी। मुंशी इनका नाम है। मुंशी कौन से मुंशी हैं? ललित प्रसाद, भाई हिंदी में भी लिख रहा हूं, है ना, टमटा। ललित प्रसाद टमटा जी भी लगा देते हैं, सम्मान है। तो ये थे, इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। और भाई ये इंडियन मुंशी वैसे है, हिसाब किताब अच्छे से करना जानते हैं। तो आपको लगता है कि इंडियन ऐसे ही पैसा लगा देगा? बहुत सोच समझ के इन्होंने पैसे लगाए। इनसे क्या किया होगा, इनकी पुरानी बस वगैरह खरीद ली होगी, थोड़ी बहुत उसमें सर्विस कराई, उसको चलाया, तो इनको सस्ती पड़ी, इन्होंने चलाई, प्रॉफिटेबल भी हुआ। जब ये प्रॉफिटेबल हुआ तो सबको समझ में आने लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो कंपटीशन इनको देगा कोई, लेकिन कौन देगा? जो पैसे वाला होगा, गरीब थोड़ी ना देगा। तो फिर से इनको कंपटीशन तो मिलता है। तो कंपटीशन कौन देते हैं? 1922 में एक व्यक्ति आते हैं, वो अपनी कंपनी का नाम बनाते हैं, द हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो THMTC यही है। इसमें कौन है?
इसको बनाएंगे आपके डेविल। डेविल डेविल आप जानते हो कौन है? सलमान खान की मूवी में, नहीं सुना आपने नाम? कौन सी मूवी थी वो, जिसमें वो बच्चों को लास्ट में, जो कैंसर वाले बच्चे होते हैं, उनको पैसे वैसे बांट देता है, तो क्या नाम था उसका? डेविल। देवी लाल शाह, यही था नाम, देवी लाल शाह इनका नाम था। डेविल यार हटा देना इसको, है ना, कोई उनके परिवार से होगा तो वे वजह के परेशान करेगा, ठीक है। देवीलाल शाह। देवीलाल शाह ने ये भी अपनी कंपनी खोलते हैं कि यार देखिए, जब मुंशी जी को फायदा हो रहा है तो मुझे भी होना चाहिए, देवी को भी फायदा होना चाहिए, ठीक। और ऐसा नहीं है कि नुकसान में रहते हैं, बहुत फायदा होता है, मजे आ जाते हैं इनके, बहुत बढ़िया से इनका काम चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से देखो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, मीन्स 32, 33, 34, 35, 36, कितने साल तक ये बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं, बहुत पैसे कमाए इन्होंने। लेकिन एक क्राइसिस आता है। अब क्राइसिस समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि देखिए, जब भी कोई बस या कोई ऐसी सर्विस चलेगी तो उसमें स्टेक होल्डर कितने होंगे, जो हितधारक होते हैं वो कितने होंगे? तो उसमें 3 हितधारक होते हैं मेजरली, इसमें तो 3 ही है ना। एक तरफ है सरकार, गवर्नमेंट, सरकार। दूसरी तरफ है ये जो ओनर है, जो मालिक है, भाई जो बस चला रहे हैं, जिनकी बस है वो मालिक है। ये सरकार है जो रोड रोड बना के देती है और बाद में इनसे टैक्स वसूलती है, आरटीओ वसूलती है, ठीक। अब तीसरा हितधारक कौन है? तीसरा मैं दिख रहा हूं आपको, मैं ही हूं, यूजर ही है, आप लोग हो, ठीक है, यूजर। यूजर तीसरे हैं, यूजर। तो ये 3 लोग हैं जो लगभग लगभग इससे अफेक्टेड रहते हैं, ये ऐसी स्थिति है। तो अभी देखिए, ये जो कंपनी बन रही है, तो ये पैसे वाले लोग हैं, ओनर है, यही बना रहे हैं। तो देवीलाल शाह इनका नाम था, फायदा कमाते हैं। लेकिन 1929 में आपको पता है कि यार आर्थिक मंदी आती है। आर्थिक मंदी मतलब लोगों के पास पैसा कम है। 1929 में आपको पता है लोगों के पास पैसा कम है, बहुत कम पैसा है, क्राइसिस आ जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं इसको, द ग्रेट डिप्रेशन। महा एकदम आर्थिक मंदी, सब पूरी दुनिया इसके कब्जे में। भारत नहीं होगा क्या? भारत भी था। तो एक तो लोगों के पास पहले से ही पैसे कम, जैसे काम शुरू हुआ फिर मंदी आ गई, तो मंदी में क्या हुआ, लोगों के पास पैसे कम हो गए। अब पैसे कम हो गए, ये 2 कंपनी है। तो एक कंपनी क्या करती है, अपने जो टिकट है, मान लीजिए 10 रुपए टिकट था, वो 8 रुपए कर देती है। तो सारी भीड़ उसमें जाने लगती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे बचाने। फिर क्या होगा, ये दूसरी वाली ये 7 कर देती है ना, तो फिर सारी भीड़ इधर, फिर दूसरी कंपनी 5 कर देगी, तो सारी भीड़ उधर। ऐसे करते 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 अगर ये 1 रुपया रख देंगे टिकट, 1 रुपया, अब बस की ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो होगी ना, कि भाई जाने में पेट्रोल लगा, डीजल लगा, आने में लगा, ड्राइवर है, मेंटेनेंस है, टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, तो इसमें खर्चा तो लगता है। तो उसकी वजह से लगभग टिकट की वैल्यू आ रही है सपोज 3 रुपए, आप 1 में चला रहे हो, तो भैया नुकसान होगा ही होगा। ऊपर से अगर टिकट सेम है, कि इसका 6 रुपए टिकट है, इसका भी 6 रुपए टिकट है, तो होगा क्या, एक बस खड़ी हुई है, उसमें लोग जा रहे हैं, भीड़ है उसके पास, तो दूसरी बस वो एकदम साइड में लाके खड़ा कर देगा। होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, उसका भी 6 रुपए टिकट है, तो वो जो पब्लिक उसमें चढ़ रही थी वो बोलेगी हम आराम से बैठ के जाएंगे उसमें, दूसरी बस में। तो क्या है, दोनों बस वाले आपस में झगड़ेंगे भी, तो जब झगड़ा होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे 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 मालिक तक बात पहुंचती है। अब मालिक लोग ना झगड़ा नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपना धंधा आगे बढ़ाना है, झगड़ा करेंगे तो वो उसी में फंस जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, यार एक काम करो, अपनी अपनी हम एक संगठन वगैरह बना लेते हैं। कैसे? कि चलिए 1939 में, 1936 लिख दिया मैंने, 1939, 1939, तो 1939 में ये अपनी एक यूनियन बनाते हैं, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड। क्या नाम हो जाएगा? KMOUL,
ये नाम हो जाएगा इसका। हेडक्वार्टर का नंबर आएगा कि भाई कहाँ रखना है, तो ये बोलेंगे कहाँ रखना है, काठगोदाम। ठीक, ऐसे ही तो उस टाइम पे क्या गढ़वाल में बस नहीं चलती थी, गढ़वाल में भी चलती होंगी, तो गढ़वाल भी अपना एक काम करेगा 1941 में, 2 साल बाद ही वो गढ़वाल मोटर ओनर, ओनर है, देखिए ये दोनों ओनर है, यूनियन लिमिटेड, ये बना लेते हैं। कहाँ बनाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो इसका काठगोदाम था, ये बोलते हैं भाई हम अपना कोटद्वार में रखेंगे, हमारा गढ़वाल में आता है कोटद्वार, कोटद्वार हेडक्वार्टर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से ये स्थिति चल रही है। और आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं, एक सेकेंड। किसका मैसेज है, सर आई एम आई हैव स्टडीड फिक्शन मैसेज regarding current affairs of UK, do I need to follow? चलिए बाद में आपका रिप्लाई करते हैं, जो भी हो आप, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ थे हम, गढ़वाल मोटर ओनर वाली बात होगी, ठीक है, ओनर का तो हो गया। अब आपको पता है कि यार उत्तराखंड में मैंने आपको बताया कि देखिए ये कुमाऊं है, ये पूरा गढ़वाल है, ये कुमाऊं है, लेकिन गढ़वाल में ये टिहरी रियासत थी, ठीक, तो ये हिस्सा भाई गढ़वाल के अंडर नहीं आएगा, मीन्स यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो यहाँ पे नहीं है। तो टिहरी वाले 1950 में अपना बनाते हैं, क्योंकि राजशाही खत्म हो जाती है, भारत आजाद होता है उसके बाद ये राजशाही भी खत्म हो जाती है, तो 1950 में द टिहरी ओनर, क्योंकि टिहरी की भी अपनी बस चलती है, ओनर मोटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, तो मतलब आप टिहरी के नाम से याद रखो बस कि ये टिहरी में चलती थी, दैट्स इट। तो टिहरी ओनर मोटर की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है कब, 1950 में, देश आजाद होने के बाद। इतनी बात समझ में आई। अब 1958, 1958, अब देखिए ये सब चल रहा है, तो ओनर का हो गया है, सरकार अपना आरटीओ वगैरह ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत किसे है, क्योंकि आपने अपनी यूनियन बना ली, तो यूनियन या ओनर की जो एक कंपनी है, यूनियन है, ये क्या करेगी कि भाई जिसकी गाड़ी पहले आएगी पहले वो जाएगा, फिर दूसरी आएगी दूसरी जाएगी, फिर तीसरी, तो इस तरीके से उनका एक तरह से रोटेशन बनता रह गया, तो कंपटीशन भी नहीं रहा। भाई टिकट फिक्स है, किसी भी बस में बैठो एक ही टिकट है, सारी गाड़ी लाइन से ही चलेंगी, पहले ये जाएगी फिर दूसरी ये फिर तीसरी, इस तरीके से, तो फिर ना विवाद है ना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो इन कंपनियों को फायदा होने लगा। लेकिन दिक्कत किसे हुई, यूजर को, कि यार ये जितनी भी कंपनी है, ये सब जितनी भी इनकी बस चल रही है, 100 बस चल रही है, ये 60 गांठ करके क्या करते हैं कि किराया बढ़ा देते हैं, कि अभी 10 रुपए था, अपनी मन मर्जी से 15 रुपए कर दिया। अब आप रोक लो, किसको कैसे रोकोगे, पहले तो क्या फ्री था सब कुछ, कंपटीशन चलता था, कोई 10 बोलता था कोई 12, अब इन्होंने एक गुट बना लिया है, मोनोपोली कर ली है, और 15 रुपए रखा है, कम कौन कराए उसको, तो बोला कि भाई हम जो चलने वाले हैं हमारे भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए, है ना, हमारा भी कोई ग्रुप होना चाहिए। मान लीजिए अभी हम बस में चढ़े, हमने उसको टिकट के पैसे दिए, उसने हमें रास्ते में ही उतार दिया, तो हम मीन्स मी या कोई और भी, कोई अकेला ही उससे झगड़ा कर रहा है, अकेले की बात कौन ही सुनेगा, इनकी अपनी यूनियन है। तो इस बात को समझते हुए फिर क्या होता है, गढ़वाल यूजर मोटर यूनियन लिमिटेड, तो मतलब कुल मिला के ये यूजर के लिए एक संस्था बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है भाई रामनगर। ऐसे ही 1964 में कुमाऊं के लिए बनती है सेम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, इसका भी अल्मोड़ा होता है। तो भी मैंने बोला इसका मतलब है कि ये दोनों कुमाऊं में ही है, रामनगर भी और अल्मोड़ा भी। इसका नाम यार गढ़वाल मोटर
यूनियन नहीं, कंपनी है ना, तो कंपनी तो चलिए छोड़िए, यूजर से आपको ध्यान रखना है, ये फंसाएगा आपको, यूजर, कुमाऊं में भी यूजर, ठीक। ये बना, हेडक्वार्टर दोनों के इधर है। उसके बाद क्या होगा भाई, देश आजाद क्या उत्तराखंड बन जाता है, तो उत्तराखंड फिर जैसे ही फॉर्म होता है उसके बाद अपना यूटीडीसी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब बनता है। तो उसको तो हम अभी पढ़ेंगे, फिलहाल आपको 1964 तक का ये पूरा एक ब्रीफिंग आपको मिली। अब चलिए पहले थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, फिर नेशनल हाईवे देखेंगे, है ना। चलिए, तो भूमि शरीर की धमनी है, ठीक है, ये तो इन्होंने बोल वचन किया हुआ है, इसको छोड़ो, आगे आओ। आगे क्या बोल रहे हैं, राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 85% से अधिक है। तो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसका लगभग 85%, मतलब सब कुछ ही रोड से निकलता है, सब कुछ रोड से ही जाता है, ये सही चीज है। राज्य के कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि भाई गढ़वाल के पास एरिया ज्यादा है। तो इसको याद करना है क्या, नहीं करना, क्योंकि अगर वो पूछेगा भी तो लॉजिकली आप लगाओगे कि यार जगह कहाँ पे ज्यादा है, गढ़वाल में, तो गढ़वाल में ही लंबाई ज्यादा होगी, और ये बात इसमें लिखी हुई भी है। तो ये होता है जनरलाइजेशन, कि अगर आपको जनरल बात है कोई और समझ में आती है और वही फैक्ट भी है, तो आपको उसे याद नहीं करना है, ठीक। इसको आपने याद नहीं करना है क्योंकि ये जनरलाइज्ड बात है। अगर ये कुमाऊं में ज्यादा होती तो आपको लगता है कि यार ज्यादा एरिया गढ़वाल में है और ये जो लेंथ है वो कुमाऊं में ज्यादा है, मींस एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है, वो आपको याद करना होता है, ठीक। सड़कों के निर्माण में संरक्षण में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी भी इसमें कार्यरत रहता है। बीआरओ, क्योंकि उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है इसीलिए बीआरओ रहता है, और डीजीबीआर, वन विभाग, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, ये सब रहती हैं। राज्य सरकार के अगर आंकड़े देखे जाएं तो यहाँ पे लंबाई लगभग 55,343 है, लेकिन ये पुराने आंकड़े हैं, इसको आप मत देखो, ठीक, इसको आपने नहीं देखना है। ये मैं आपको इसके नए आंकड़े अभी करा दूंगा, है ना, इसको नहीं देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थ्योरी क्या है इसमें, देखिए दिख रहा है आपको, सांख्यिकी डायरी, ये तो चलिए बोल बचन करते हैं कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंडर 73% एरिया आता है, जो लोकल बॉडीज है उनके अंडर 15%, और जो अन्य विभाग है उनके अंडर 11, तो सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। चलिए ठीक है, राज्य में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल सड़क, ठीक है, इसको भी आपने याद नहीं करना है ना। चलिए, प्रदेश गठन के बाद कुल 9 राजमार्ग थे, उसके बाद बढ़ के 22 हो गए, और 4 धामों को जोड़ने के लिए अलग अलग स्कीम भी चलाई हैं। लेकिन देखिए जरूरी क्या है, रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाला कंडी मार्ग, माउंटेन रोड को अंग्रेजों ने बनाया था। इसको आप रुक जाइए थोड़ा, क्योंकि ये मुझे अभी समझाना है आपको, अभी हम मैप से समझाएंगे इसको। इसके और ऊपर देखते हैं क्या है, सबसे प्रमुख साधन सड़क है, अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ है। यहाँ पे 80% जो योगदान है वो निजी ट्रांसपोर्टर का है, तो इसको याद रखो। 80% कौन है, प्राइवेट। आप देहरादून इधर रहते हो, उधर मैंने देखी हुई है बस, क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड है जो उत्तर काशी जाता था, ठीक है, तो उसकी फोन करके ना वो पहले से एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। बस का नाम क्या रहता है, विश्वनाथ सेवा के नाम से चलती है, विश्वनाथ सेवा, प्राइवेट बस होती है ना। तो ये क्या है ना, आप पहले फोन करके एक दिन पहले बुकिंग कराओगे, अगले दिन भाई उसका एक टाइम है, उस टाइम पे आप पहुंच गए तो ठीक, अदरवाइज फिर बस छूट जाती है, तो टाइम से आपको पहुंचना होता है, वही बस आपको लेके जाती है। तो लगभग 80% बस प्राइवेट ही है, राज्य के निजी ट्रांसपोर्टर के वाहन, और शेष 20% प्रतिशत सरकार और अन्य प्रांतों से आने वाले।
तो बाकी ये 20% ये सरकार, बाकी या अदर, तो पब्लिक इसको बोल सकते हैं। ठीक, मेन आपको 80% याद रखना है। अब राज्य में सड़क परिवहन निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम आदि राजकीय कंपनी द्वारा बसों का संचालन किया जाता है, लेकिन इनके बसों की संख्या और संचालन क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो ऑब्वियसली भाई पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो है ही 20%। अब उसमें भी आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम ये चलाते हैं, तो ये बढ़ जाता होगा, तो इनके पास कम आता है। ठीक, राज्य में सड़क परिवहन के अधिकांश भाग पर गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड, तो इसको याद रखो, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड ये कंपनी है। तो ओनर ओनर मालिकों वाली कंपनी है। ठीक, ऐसी गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, तो गढ़वाल मोटर यूजर ये यूजर के लिए है, यूजर कोऑपरेटिव तो यूजर के लिए है। आपको समझ में है कि ये यूजर क्या है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अदरवाइज मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ एक लाइन में, लेकिन उससे समझ में नहीं आता। ऐसे ही टिहरी गढ़वाल मोटर, तो टिहरी की अलग से क्यों है वो भी आपको समझ में आया। ठीक, चलिए ऐसे ही इधर देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड, तो कुमाऊं के नाम से भी है, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड कब कब बनी है ये हमने आपको बता दिया है। गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 कोटद्वार पौड़ी में हुई थी। इसका एक कार्यालय ऋषिकेश में भी है। तो भाई गढ़वाल मोटर, इसकी कहाँ स्थापना हुई थी? कोटद्वार में 1941 में। हमने सही लिखा है क्या? तो 1941 में गढ़वाल मोटर ओनर लिमिटेड कंपनी कोटद्वार, ठीक, पौड़ी में आता है। समझ में आया आपको? चलिए, ऐसे ही गढ़वाल कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में हुई। काठगोदाम में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, इसके कार्यालय रामनगर टनकपुर में भी है, लेकिन काठगोदाम याद रखना है। गढ़वाल मोटर यूजर आ गया, देखिए यूजर कोऑपरेटिव, ये 1958 रामनगर में बनी, मैंने आपको बताया। एक ऐप भी चलता है पैच रिपोर्टिंग ऐप, जो गड्ढे हो जाते हैं उसको पैच बोलते हैं, तो उसकी आपको रिपोर्ट देनी होती है। 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया गया। यह मोबाइल ऐप को लोक निर्माण विभाग PWD, सड़क यही बना रहा है, तो उसने गड्ढा मुक्त करने के लिए लॉन्च किया था। ठीक, अब इन्होंने ये हाईवे दिए हुए हैं, तो हम हाईवे देखते हैं। हाईवे से पहले एक ये बॉक्स और रह गया, इस बॉक्स को और पढ़ लेते हैं। चलिए, तो राजमार्ग कितने हैं? नेशनल हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे 5% है, 14% स्टेट हाईवे। मुख्य जिला जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो कितनी है? 9%। अन्य ग्रामीण सड़कें कितनी है? 63%। तो आपको एक चीज याद रखनी है, देखिए उत्तराखंड में ज्यादातर तो गांव ही है, तो ज्यादातर सड़कें कैसी हैं? गांव वाली हैं, गांव की हैं। ठीक, गांव में लिख देता हूं, गांव नंबर 1 पे सड़कें इन्हीं की हैं। उसके बाद देखिए स्टेट हाईवे आता है, दूसरे नंबर पे आता है स्टेट हाईवे, और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रोड, और चौथे नंबर पे आती है आपकी ये नेशनल हाईवे। तो जो हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवे वो 4th नंबर पे आता है। ठीक, चौथे नंबर पे, पहले पे गांव है, फिर स्टेट हाईवे है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और ऐसे ही उसके बाद है नेशनल हाईवे। ठीक, नेशनल हाईवे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक आपकी परीक्षावाड़ी का ये डॉक्यूमेंट, और दूसरा आपका मैप, बस दो चीज। तो हम चलिए मैप इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी मैप है अपना। ये भाई मैप है, दिख रहा है आपको, है ना?
अब ये याद करना बड़ा मुश्किल है, नेशनल हाईवे बहुत है। किस तरीके से याद करने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली अभी अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक रखो, पहले मोटा मोटा याद करो। यहाँ पे है नेशनल हाईवे 7, इस वाले रीजन में कौन सा है 7। 7 में आप 2 बढ़ा दीजिए, इधर है कौन सा 9, 7 और 2 9, ठीक। ऊपर, ऊपर को छोड़िए, इस वाले रीजन में कौन सा है 34। 3 याद रखने हैं बस आपको, 34 है, 39 लग रहा होगा आपको, 34। 3 याद हुए, एक मोटी मोटी इमेज बनी कि भाई अगर जब नहीं भी आएगा तो तुक्का मारना होगा। तो अगर 9 से रिलेटेड कुछ आएगा तो इधर होगा, 7 से रिलेटेड होगा तो इधर होगा, और 34 से रिलेटेड होगा तो प्लेन वाले रीजन में होगा। ठीक है, ऐसे एक मेजर इमेज बनानी है। एक्चुअल इमेज तो ऐसी नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे एक जगह से जाके दूसरी जगह को कनेक्ट करेगा तो उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा लंबी रहती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, शुरू करें कार्यक्रम। चलिए, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7। अब 7 को भी पढ़ने से पहले ना एक चीज और याद करो। याद देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे एक रोड जा रही है, ये रोड है, इसको और बड़ा करते हैं क्योंकि ये हमें कुछ और बनाना है। ठीक, ये क्या है, ये मेन हाईवे है आपका, इसको और चौड़ा कर देते हैं, सड़कें चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो ये देखिए मेन हाईवे है, तो ये आपका एनएच है, एनएच। और एनएच भी कैसा है, मेन। मेन मतलब कैसे, जो मूल होता है, जो कनेक्ट करता है किसी ना किसी चीज को, जैसे NH7 है। अब होगा क्या ना, इस 7 से ही आप छोटी मोटी एक और रोड निकाल दोगे। सपोज इस पॉइंट से एक शहर है, आपने इधर भेज दी एक रोड, तो ये क्या हुआ, ये भी एक हाईवे बना, तो इसको भी हम NH बोलेंगे। अब क्योंकि जो मूल है वो है 7, 7 को हम ऐसे भी लिखते हैं 07, ऐसे लिखते हैं ना, तो हम इसको 07 लिखेंगे, लेकिन कोई इसके आगे अंक भी लगाएंगे, क्योंकि इसको भी तो हम 07 ही बोलेंगे, तो इसको हम बोल देंगे सपोज 107। ठीक, ऐसे ही फिर इस पॉइंट से हम दूसरी कोई सड़क निकाल देंगे, हाईवे निकाला, उसको बोलेंगे 307। ऐसे ही फिर इस पॉइंट से हम तीसरी सड़क निकाल देंगे, इसको बोलेंगे 507। अब आप पूछोगे कि यार 107 बोला, 307 बोला, 507 बोला, 200 कहाँ गया भाई इसके बीच में, 400 कहाँ गया, 407 भी तो हो सकता था। तो जो नेशनल हाईवे है उसमें सरकार लगभग ओड सिस्टम को फॉलो कर रही है। ओड, ओड, जो ओड संख्या है, देखिए एक, एक के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, इस तरीके से। ठीक, तो अब आपको समझ में आया कि क्या है। तो ये जितने भी कनेक्टिंग हाईवे निकलेंगे यहाँ से, या नेशनल हाईवे निकलेंगे, तो वो यही सब है। ठीक, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो NH7 है आपका, एक सेकेंड, ये NH7 ब्लैक कलर से ले लेते हैं। तो पंजाब है आपका, पंजाब आपको पता है, पंजाब में ये इधर पंजाब है यार, इधर ये पंजाब है इधर। तो पंजाब में यहाँ एकदम पाकिस्तान पे पड़ती है डिस्ट्रिक्ट फजील का, फजील का। जिसको नहीं पता हो आप लोग ना, चलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, छोड़िए। मूसे वाले का नाम सुना है, चलिए रहने दीजिए उसको भी। और देखिए, आप अगर हरिद्वार जाते हो ना, इधर नजीबाबाद वाली साइड से, तो वहां पे ना जैसे ही आप चढ़ते हो तो उस बीच बीच में ना बोर्ड लगे हुए हैं ऐसे, जो ये बोर्ड होते हैं, ये वाले छोटे वाले, ग्रीन वाले नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है 34, और लिखा हुआ है फजील का, फजील का। मैं सोच रहा, मैं क्या यार फजील का, यार ये तो पंजाब में, मुझे पता था। तो यहाँ से आगे, इसके आगे पड़ता है कि यार चलिए पड़ता है देहरादून, पड़ता है देहरादून लिख सकते हैं। उसके आगे मान लीजिए हिमाचल भी पड़ता है, आप हिमाचल की कोई डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। मैंने कहा फजील का पंजाब से इसका क्या मतलब है, फिर बाद में पता चला कि ये पंजाब से कनेक्ट करता है, वहीं से आता है। ठीक, तो एक्चुअल में पहला लिखा हुआ है, अब तो नाम चेंज हो गए हैं काफी।
एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता, ठीक है, जो पत्थर वाले होते हैं ना, ये साइन वैसे सही होते हैं। तो पंजाब की फजीलका से आपको पता है कि ये फजीलका है, यहां से पहले हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, हिमाचल से उत्तराखंड पड़ेगा इधर, तो ये उत्तराखंड में आता है वेस्टर्न बॉर्डर से, ठीक, यहां से आता है। देखिए ये एंट्री ली इसने, देहरादून से लेफ्ट में आप जाते हो विकासनगर, तो ये 7 लिखा हुआ है इधर, तो ये आएगा फिर देहरादून में घंटाघर, घंटाघर से फिर टर्न लेके ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ, अरे पहुंच भाई, क्या हुआ इसे, ये आगे जा रहा है, देखिए ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश से और ऊपर बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये श्रीनगर पहुंच जाएगा, ठीक, श्रीनगर से और ऊपर जा रहा है देखिए, और इस तरीके से ऊपर 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 ये चमोली पहुंचता है, गोपेश्वर, और फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा और सीधे बद्रीनाथ पहुंच जाता है। मैं तो बोलता हूँ बद्रीनाथ से ऊपर जो माणा गांव है, माणा, माणा, वहां तक जाता है, ठीक, याद हो गया। तो इसको पूरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सिटीज आप इस पे एकदम मार्क कर लेना है ना, ये जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो सिटी पूछेगा आपसे मेन। देखिए श्रीनगर पड़ रहा है, गोपेश्वर, चमोली, ये सब, तो मैं सिटी भी इसमें मार्क कर देता हूं ताकि आपको फिर एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो पता चल जाएगा। देखिए विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आगे जाएगा तो कर्णप्रयाग तो पड़ता ही है, रुद्रप्रयाग भी पड़ेगा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊपर यहाँ गोपेश्वर, गोपेश्वर यहाँ बद्रीनाथ, और ये माणा गांव, ठीक। अब इसमें देखते हैं NH7 कहाँ लिखा हुआ है इसने, चलिए, तो पंजाब से चलता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, विकासनगर पहुंच गया, विकासनगर से देहरादून, फिर ऋषिकेश, देवप्रयाग, तो यहाँ ऋषिकेश से ऊपर यहाँ बीच में पड़ेगा आपका देवप्रयाग, इसको भी लिखो, ये देवप्रयाग है, ठीक, जहाँ पे संगम है। फिर रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग ये है आपका, उसके आगे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग इधर पड़ेगा, ठीक, और फिर यहाँ से जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा तक, तो जो माणा तक जा रहा है, बद्रीनाथ माणा, याद हो गया? नहीं हुआ तो भाई पॉज लो, याद करो इसे, ठीक है। चलिए क्या नंबर है, NH07, सबसे बड़ा यही है, देखिए 402 किलोमीटर का है, सबसे बड़ा यही है। दूसरा देखिए NH7 तो आपका हुआ, इसको टिक कर दो, आप काट देना इसको, ठीक। अब इसके बाद 7 के बाद आप आइए, इसमें और क्या लिखा हुआ है, देखिए कहीं पे 107, ये 107 है, तो यहाँ पे देखिए रुद्रप्रयाग पड़ रहा है, ये है रुद्रप्रयाग, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ इसी कलर से, ये रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग से ये निकलती है रोड, ऊपर जा रही है कहाँ, 107 लिखा हुआ है ना, ये 107, तो ये ऊपर जाता है केदारनाथ तक, तो केदारनाथ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, गौरीकुंड तक जाएगा बस। केदारनाथ के लिए आपको 17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कहाँ तक जाता है, गौरीकुंड, क्या नंबर है, 107, 107, तो मैं 107 लिख देता हूँ यहाँ पे, 107, 107। तो रुद्रप्रयाग से निकलता है, गुप्त काशी पहुंचता है, फाटा पहुंचता है, और गौरीकुंड, गौरीकुंड तो केदारनाथ को कनेक्ट करता है, लेकिन पूर्णतः से नहीं भाई, आखिरी पड़ाव तो गौरीकुंड ही है, उसके बाद पैदल जाना है, तो केदारनाथ तक जाना है आपको, तो आपको ये वाला हाईवे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग से कट जाता है, समझ में आई बात। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी हम टिक मार देते हैं, कहाँ है अपना 107, 107 के बाद देखो 707, 707, तो ये आपका देखिए अभी बताते हैं इसको, 707 कहाँ निकल रहा है, पोंटा साहिब, मीनस, त्यूनी, हरकोटी, हिमाचल प्रदेश, तो देखिए इधर से ही चला जाता है, यहाँ पे त्यूनी तहसील पड़ती है कालसी के ऊपर, ये तो ये है आपका 707, तो उत्तराखंड में है नहीं, मतलब थोड़ा सा आता है, फिर उत्तराखंड से ही बाहर निकल जाता है, 707, ठीक, त्यूनी आम सिटी का नाम याद रखना। चलिए 707 भी आपका हुआ। अब देखो और क्या है इसमें, 507, 507 कहाँ है, 507 ये है, तो ये बड़कोट तक पहुंचता है, देखिए
ये यहाँ से कनेक्टिविटी है इसकी 507 की, कालसी पहुंचता है। कालसी क्या है? अशोक के शिलालेख। 507 ऊपर जा रहा है, ठीक। और ये ऊपर पहुंचता है आपके इधर बड़कोट तक पहुंचता है। बड़कोट, क्या नाम है? बड़कोट। बड़कोट, बड़कोट, बड़कोट। मेरा एक फ्रेंड भी है भी, और बड़कोट से वो था भी। एक्चुअल में क्या हुआ, वो थोड़ा सा मतलब क्या है यार, कुछ गलत चीजों में पड़ा हुआ था, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत था, लेकिन हुआ क्या, वो ऊपर पहाड़ अपने दोस्तों के साथ जा रखा था ऊपर स्कूटी से। तो उसमें क्या हुआ, उसको कहीं पे गिरा। अब वो किस वजह से गिरा, हो सकता है नशे में गिरा, किसी और वजह से। तो कहीं पे गिरा, उसका बस सर लगा है नीचे। और उसके दोस्तों को लगा, 4-5 दोस्त थे, उन्हें लगा कि यार ये नशे के चक्कर में बेहोश हो गया। बाकी दोस्तों ने भी पी रखी थी। वो ले जाके उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते, रूम पे ले जाते हैं। और रूम पे वो लोग सोचते हैं कि यार अगर घर पे बताएंगे तो हो सकता है कि इसके घर वाले और हमारे ऊपर उल्टा बोले। तो वो क्या करते हैं ना, उसको रूम पे ही रखते हैं कि चलिए 6 घंटे 8 घंटे में होश में आ जाएगा। जब वो 10 घंटे 12 घंटे होश में नहीं आता है, तो फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं वहीं पे कि देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। घर वालों को अभी भी नहीं बुलाते हैं। डॉक्टर देख के जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्या हुआ है। तो उसके बाद उन्हें लगा था कि यार नशा वशा होगा, थोड़ी देर बाद या 24 घंटे बाद भी उतर सकता है। तो उन्हें पूरा 24 घंटे हो गए। जब वो नहीं उतरा, बिल्कुल होश में, कोई उसका मूवमेंट नहीं, बस सांस चल रही है। तो फिर उन्हें लगा कि भाई पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। वो फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, फैमिली आती है, गुस्सा उस्सा करती है, ठीक है। वो फिर लेके आते हैं उसको ऋषिकेश एम्स में। वहां भी होश में नहीं आता है। और फिर एक दिन न्यूज मिलती है 2-3 दिन बाद ही कि कुछ गलत चीज उसके साथ हो गई है। तो एक थोड़ा सा डर, डर ही तो था उसके फ्रेंड का। उसने लगभग एक लड़के की जान ही ले ली यार, है ना। 507, ठीक है। बड़कोट से ही था, तो मुझे बड़कोट से ध्यान आया। बड़कोट, चलिए। बड़कोट, ठीक है। बड़कोट तक जा रहा है क्या? 507। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, 7, 107, 507, 707। तो 1, 5, 7, बस इसमें 3 मिसिंग है यार, है ना। 3 मिसिंग है। तो भाई 307 को ढूंढो। 307 कहाँ है? 307, 307 ये देहरादून, मोहंड और विरहीगढ़। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये देहरादून से ना, यहाँ क्लेमेंट टाउन से ही ये नीचे आ जाता है। ये देखिए, ये आ रहा है 307, और ये फिर ये यूपी में चला जाता है, उत्तर प्रदेश में। और यूपी में गया तो फिर हमें याद नहीं करना। लेकिन 307 देहरादून होते हुए मोहन पास इधर पड़ता है और नीचे चला जाता है, ठीक है। याद रह जाएगा। तो 7, 107, 307, 507, 707 याद रह गए आपको। चलिए, अब इधर आ जाते हैं। इधर आ जाओ भाई, ये 7 वाला पूरा पैटर्न खत्म। अब जैसे ये 707 एक है कि त्यूनी से चक्राता, न्यू टिहरी, श्रीनगर। तो 707 देखिए क्या है, यहाँ पे ये त्यूनी थी, ठीक है। यहाँ से आएगा चक्राता, ये चक्राता आया। तो ये तो इन्होंने मार पीट के इसको जोड़ा हुआ है ना। ये कोई ऐसा है नहीं। इधर आया नीचे, फिर ये आपका इधर कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद न्यू टिहरी, न्यू टिहरी से श्रीनगर। तो ये मार पीट के जोड़ा हुआ है, बीच वाला सेक्शन खाली था, इस वजह से। छोड़िए इसको, आपको बस ये 7-7-7 याद रखना है। अब 9 पे आ जाइए। 9, NH9। NH9 कहाँ है भाई? NH9, NH9 तो ये भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इधर से आता है। तो आ रहा है दिल्ली से, ठीक। दिल्ली से आ रहा है, लेकिन एंट्री किधर ले गए? मींस पंजाब से आ रहा है, पंजाब फिर दिल्ली, पंजाब हरियाणा दिल्ली, इस तरह से होते हुए यूपी होते हुए ये एंट्री लेता है रुद्रपुर में। ये थोड़ा ऊपर हो गया, इधर आता है रुद्रपुर में। तो ये आता है रुद्रपुर। अब इसको बनाओ आप, देखिए ये आया रुद्रपुर। रुद्रपुर NH9। अब रुद्रपुर से ये थोड़ा सा फिर इधर जाएगा, किच्छा, किच्छा से सितारगंज, सितारगंज से देखिए ऊपर चंपावत में चढ़ रहा है। चंपावत, चंपावत, चंपावत से फिर और ऊपर
ये पिथौरागढ़ पहुंचता है और पिथौरागढ़ से ही तो इधर अस्कोट तक। ठीक, तो NH9 है भाई, इसको याद रखना, NH9 इसको पूरा में करूं, चलिए ऐसे ही रखते हैं इसको। NH9 कहां से आ रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। अब इस 9 से ही आपको पता है कि भाई इसी से जो निकलेंगे वो नो के नाम पे ही होंगे। तो नो के नाम पे ही कौन कौन से हैं, आप ग्रीन से बना लीजिए। चलिए, तो एक है 109, रुद्रपुर से आपको ऊपर चढ़ाएगा हल्द्वानी, हल्द्वानी से काठगोदाम, नैनीताल, और ऊपर चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, आप पहुंचते हो कहाँ, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से यू टर्न मारिए रानीखेत, रानीखेत से द्वारहाट, द्वारहाट से और ऊपर चकोटिया, चकोटिया से देखिए 109, और कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपको, कोपेश्वर से थोड़ा पहले कर्णप्रयाग में। ठीक, आप चाहे तो सिटीज के नाम भी इस पे मेंशन कर सकते हो। मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ, देखिए ये वाला है। ठीक, तो कहाँ है भाई 109, 109 को ढूंढो कहाँ है 109, तो रुद्रपुर जाता है, ठीक है, फिर हल्द्वानी, नैनीताल, भुवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारहाट, चकोटिया, गैरसेंण पहुंच रहा है, और फिर कर्णप्रयाग पे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे देखिए कर्णप्रयाग से। ठीक, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, बस मैप को ना विजुअलाइज करते चलो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, सिटी के नाम आप लगा लोगे इस पे, कौन कौन से सिटी, देखिए रुद्रपुर तो है ही, हल्द्वानी भी है, काठगोदाम है, नैनीताल है, आप ऊपर जाओगे तो अल्मोड़ा है, रानीखेत है, द्वारहाट है, और ऊपर जाओगे तो चकोटिया है, और ये ऊपर कर्णप्रयाग। ठीक, सिटी के नाम भी बस आप आइडिया से यार याद रख लो, इसमें ऐसा ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना, देख लो बस एक बार इसको सही से। 109, 109 हो जाता है आपका। अब देखिए 109 के बाद आप इधर आइए, ये आपको दिख रहा है कौन सा है, यहां से ही लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है, उधम सिंह नगर, काशीपुर तक पहुंचता है, काशीपुर से ऊपर जाएगा कहाँ, रामनगर, रामनगर से और ऊपर, ठीक, ऊपर ऊपर धूमाकोट, पौड़ी गढ़वाल में आ गया है, फिर और ऊपर 309, और पौड़ी 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 करते हुए श्रीनगर में ये पहुंच जाता है। ठीक, तो यहां से देखिए कनेक्ट कर रहा है एक तरह से आपको, किससे, गढ़वाल से, ये भी कर रहा है, पहले नहीं होते थे लेकिन अब करने लगे, तो अब वो क्वेश्चन आने बंद हो गए। ठीक, चलिए, ये याद रहेगा, 309, 109, 109, 309, और ये सिर्फ 9। अब एक और आपको दिख रहा होगा कि यार ये क्या है फिर, 309A, तो देखिए ये अल्मोड़ा था, ये पिथौरागढ़ था, अब इसके ऊपर तो कोई हाईवे नहीं जा रहा है इस हिसाब से, नेशनल हाईवे, तो ये जबरदस्ती ऊपर भेज देते हैं, पहले इसको बागेश्वर, फिर बागेश्वर से इधर, फिर इसको उतार देते हैं गंगोली हाट होते हुए, इसको बोल देते हैं 309A। ठीक, तो बाद में बनाया हुआ लग रहा है, 309A पिथौरागढ़ को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो चलिए 309 कहाँ कनेक्ट करता था, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट, श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा था, 9 भी हो गया आपका। चलिए 309A, 309 ये रामेश्वर से लेके गंगोली हाट, बेरीनाग, कांडा, बागेश्वर वहां तक जाता है। चलिए ये भी होता है, ठीक है, ये भी हो जाता है आपका। अब 109K, तो ग्वालदम, बागेश्वर, मुंशियारी, जोलजीबी, अब बागेश्वर से ना इधर तक मुंशियारी तक ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इतना काम का नहीं, ये तो इन्होंने बाद में जोड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही 107A, ये तो चलिए इसको भी छोड़िए, 107A को, 309 छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, 334 अभी रोक देते हैं इसको, NH734, 344, चलिए, और NH731, NH30। चलिए अब अपना एक जो लास्ट वाला बचा हुआ है NH34, 34, इसको हम देखते हैं क्या है, इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से। तो ये मध्य प्रदेश से आता है, MP से आता है ना, और MP से आते हुए इधर नजीबाबाद पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, नजीबाबाद से हरिद्वार तक पहुंच जाता है 34, और हरिद्वार तक पहुंचता है, हरिद्वार से देखिए ऊपर ऋषिकेश जा रहा है, तो NH7 और ये मिल जाते हैं, फिर ये और ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर 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 ये पहुंच जाता है आपका उत्तर काशी, उत्तर काशी से फिर ऊपर चलता है भटवाड़ी, गंगाणी, ठीक है, और इस करके ये गंगोत्री धाम पहुंचता है। गंगोत्री धाम याद रखना,
गंगोत्री धाम को कौन कनेक्ट कर रहा है? NH34। ठीक है, वो धाम पूछेगा कि आपको केदारनाथ जाना है तो किससे जाओगे, आपको अगर बद्रीनाथ जाना है तो किस हाईवे से जाओगे। ऐसे ही आपसे पूछेगा गंगोत्री जाना है तो किधर जाना है, आपसे पूछेगा यमुनोत्री जाना है तो कैसे जाना है, तो यमुनोत्री का भी देखेंगे अभी। तो यमुनोत्री के लिए देखिए, गंगोत्री आप पहुंच गए, अब यमुनोत्री के लिए आप देखो, यमुनोत्री के लिए देखिए इसी 34 से निकला है 134, 134 ये यहाँ पे मिल रहा है, और ये फिर आगे 134 के नाम से जाना जाता है। यही है आपको जो यमुनोत्री से कनेक्ट कर रहा है, यमुनोत्री धाम से। तो असल में क्या है, ये दो हाईवे आ रहे हैं, लेकिन बाद में 134 को इन्होंने आगे बढ़ाया, तो आपको 134 ही याद रखना है। ठीक, 134 यमुनोत्री, यमुनोत्री। तो अब देखिए NH7 107 दो धाम को साथ साथ कनेक्ट कर रहा है, इन दो धाम को 34 कनेक्ट कर रहा है। ठीक, इधर अगर आप जाओगे तो NH9 है, इतना क्लियर हुआ। तो NH34 देखिए, गंगोत्री, भटवाड़ी, धरासू, ऋषिकेश, हरिद्वार, नजीबाबाद, हो गया तैयार। अब इसी में से निकलता है कौन सा, 134। तो 134 कहाँ है, 134 धरासू से लेके यमुनोत्री धाम तक, तो ये धरासू से लेके यमुनोत्री धाम तक। ठीक, कौन सा है, 134, याद रहेगा। चलिए अब 334 देखिए, हरिद्वार, रुड़की, मंगलोर, पुरकाजी, यूपी में 334, इसी से निकल के देखिए ये आ रहा है इधर 334, और ये फिर रुड़की, मंगलोर और नीचे चला जाता है पुरकाजी तक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे धाम वगैरह ही पूछेगा ज्यादा, है ना। तो ये भी आपका हो जाता है 334। अब 734 याद रखिए, नजीबाबाद से जसपुर, काशीपुर और मुरादाबाद से जाके मिल जाता है, तो यहीं से है, कौन सा है, 334, 334, 334 नहीं है, 734 है, 734, 734। तो इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। जसपुर पहुंचता है, काशीपुर पहुंचता है, और फिर आगे नहीं जाता है, ये इधर मुरादाबाद चला जाता है, 734। ठीक, 734। चलिए इसको भी हटाइए, 344 इसको छोड़ दीजिए, इसको भी चलिए, लक्सर, हरिद्वार ये भी जरूरी नहीं। अब आपको एक और याद रखना है, वो है 534। तो नजीबाबाद से कोटद्वार, सतपुली और ये है बूबा खाल तक। तो 534 देखिए, ये 34 से ही निकल के इधर से ही आ रहा होगा, कोटद्वार, कोटद्वार से 534 ऊपर तक पहुंच जाता है, ये है 534। बस यही है आपके हाईवे, आपने याद कर लिए। सबसे बड़ा कौन सा है देखिए, NH7, फिर 34 और फिर इसके सब पार्ट्स। ठीक, NH7 34 दूसरे नंबर पे है, और NH9 तो आपका बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 255 है बस। ठीक, चलिए नेशनल हाईवे आपके हो गए तैयार। आया समझ में, कुछ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके ना एक बार इसको दोबारा देख लेना, भी आपको समझ में आए। अब चलिए हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, अब रेलवे से सफर तय करते हैं। तो रेलवे, रेलवे के लिए हमें एक मैप भी चाहिए होगा। चलिए आपको ये समझ में तो आ रहा है ना, बस समझते चलना भाई लोगों इसको, है ना, क्योंकि एक साथ जब पूरा हो जाएगा ना, जब ये, तब आपको पता चलेगा कि यार ये बहुत सारा है फिर, है ना। तैयार करते चलना इसको। देखो ये अपना मैप है, तो रेलवे देखिए पहाड़ पे तो है नहीं अभी, पहाड़ पे तो है नहीं। रेलवे कहाँ है आपकी, देखिए एक तो इस जिले में है, हरिद्वार में है, देहरादून तक जाती है, फिर आपका इधर कोटद्वार तक आती है, इधर काशीपुर है, काशीपुर है, ये काशीपुर है, और उधर आपका ऊपर काठगोदाम तक चली जाती है, इधर टनकपुर। ठीक, इस तरीके से जाती है।
तो कुल मिला के कितने जिलों में है? 1 2 3 4 5, 5 जिले हैं, ये 6 हैं। बताइए 6 है क्या? ये बॉर्डर पे है, काठगोदाम इसी में आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो रेलवे जो परिवहन है वो कुल कितने जिलों में है? इन्होंने जिला मेंशन नहीं किया है क्या भाई? चलिए 6 जिलों में है, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत। ठीक। कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं? तो 41, 41 रेलवे स्टेशन है। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है मेन लाइन जा रही है, जैसे घर पे होती है ना, एक होती है बड़ी लाइन जो जो आपके ट्रांसफार्मर तक आती है, फिर ट्रांसफार्मर से वो छोटी लाइन चलती है, फिर वहां से आपके घर तक बिजली आती है। ऐसे ही है कि एक बड़ी लाइन है ना, एक बड़ी लाइन है और इसी में से जंक्शन बने हुए हैं, उस जंक्शन से ट्रेन इधर इधर आ जाती है। ठीक। सपोज यहाँ से भाई लक्सर से कट के इधर आ जाएगी हरिद्वार, यही फिर आपकी ऊपर चली जाएगी देहरादून, हरिद्वार से आगे रायवाला है, रायवाला से ये आपके ऋषिकेश तक पहुंच जाती है। इस तरीके से यहाँ से नजीबाबाद पड़ता है, नजीबाबाद से आपकी कोटद्वार तक पहुंच जाती है, मुरादाबाद से आपकी काशीपुर पहुंच जाती है, और एक कट के आपकी काठगोदाम पहुंच जाती है, और फिर इधर से आती है खटीमा होते हुए आपकी टनकपुर पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से ये जंक्शन बने हुए हैं? कुल मिला के बस इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। स्टार्टिंग देखिए कब होती है रेलवे की? 6 में है, आपको पता चला, और 41 यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है, हरिद्वार। 2-3 ही फैक्ट है इसमें, तो ज्यादा फैक्ट नहीं है। हरिद्वार में मैक्सिमम रेलवे है, मैक्सिमम रेलवे के स्टेशन है। ठीक। चलिए, अब 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला, ये यहाँ पे लक्सर है, लक्सर, लक्सर इधर है, ये लक्सर है। तो लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया कब? 1896 में। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। 1896, फिर ऊपर जाती है ट्रेन, फिर इसको बाद में 1900 में देहरादून को जोड़ दिया गया, और 20 से यहाँ पे रायवाला पड़ता है, रायवाला, रायवाला वहां से कट जाती है कहाँ के लिए? ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश को बाद में जोड़ा गया। ये चीज आपको, आपने देख ली एक ही लाइन में, इसको याद रखो कि 1896 में पहले हरिद्वार जुड़ा, फिर 1900 में देहरादून जुड़ा। ठीक है। और ये कहाँ से होके निकल के जाती है? तो आपको पता है, इधर एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? इंटीग्रेट कीजिए, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क इस वाले रीजन में ही। मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर ये पूरा मिक्स मैच हो जाएगा या मिस मैच भी हो सकता है। ठीक। यहाँ पे है आपका क्या? राजाजी, राजा। ठीक। ऐसे ही यहाँ पे पड़ता है आपका क्या? नजीबाबाद, 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 नजीबाबाद यूपी में। और यहाँ से सिंगल लाइन चलती है कहाँ? कोटद्वार के लिए। उसमें लोग जाते हैं क्या? लोग तो मैंने उसमें देखे नहीं, कम ही जाते हैं, ज्यादातर सामान जाता है। और रास्ते में रोक के ना, जो कुछ घास वगैरह लेके आ रही होती है औरत, तो इतनी धीरे धीरे चलती है, मुझे लगता है ड्राइवर भी देख के और स्लो कर लेता है, रोक देता है। वो सारी अपनी घास वास सब चढ़ा देती है उसमें, और सीधे कोटद्वार तक आ जाती है ना, जंगल से होके आती है, तो एक कोटद्वार तक आती है। ठीक। कोटद्वार कहाँ से? नजीबाबाद से। तो कोटद्वार तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ होगा, है ना। राजा जी हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग, ये बड़ी लाइन है, छोड़िए इसको। ऐसे ही नजीबाबाद बिजनौर से कोटद्वार पौड़ी तक, इस लाइन को 1897 में बनाया गया। तो ये वाली जो लाइन है, ये भी काफी पुरानी है, 1897। अंग्रेजों का ये बहुत प्रिय शहर था कोटद्वार, है ना। फिर ऐसे ही मुरादाबाद से काशीपुर, तो मुरादाबाद से एमबीडी से काशीपुर, काशीपुर। ठीक। चलिए, ये है। यहाँ पे कॉर्बेट वॉर्बेट के पर्यटक आते हैं क्योंकि आगे रामनगर तक पहुंचती है। ठीक। तो यहाँ पे कॉर्बेट है, ऐसे ही मार देना इसको। ठीक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
रामपुर से किच्छा होते हुए लाल कुआं, काठगोदाम, ये बड़ी लाइन जाती है 1884 से सेवारत है। तो 1884 की ये लाइन है, कहाँ से? किच्छा होते हुए आती है काठगोदाम तक, काठगोदाम, काठगोदाम, ठीक, काठगोदाम तक आती है। और उसके आगे बरेली से लाल कुआं काशीपुरी छोटी लाइन, पीलीभीत से खटीमा टनकपुर आती है। देखिए खटीमा और ये ऊपर टनकपुर है, ठीक। अब टनकपुर से बागेश्वर इसको छोड़ देते हैं, अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले थोड़े से और फैक्ट इसमें देख लेते हैं, है ना। चलिए, रेलवे परिवहन, देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, ये सारे यहाँ पे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम और कोटद्वार पौड़ी बड़ी रेलवे लाइन है। तो ये जो काठगोदाम है और कोटद्वार, ये बड़ी रेलवे लाइन है, ठीक, बड़ी वाली है। ऊपर से कनेक्टिविटी नहीं है इसकी, ये मैंने ऐसे ही इसको सिमिलैरिटी के लिए ड्रॉ कर दिया है, ठीक। चलिए, ऐसे ही टनकपुर, ये छोटी लाइन है, ये जरूरी नहीं है देहरादून का रेलवे स्टेशन, ये आखिरी स्टेशन भी है उत्तर रेलवे का, ठीक। वर्ष 2000 में मॉडल स्टेशन की बात हुई। देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई, अच्छी यात्री सुविधा, इन सब के लिए इसको अवार्ड मिला था बेस्ट रेलवे स्टेशन का। रेलवे, ये सर्टिफाइड भी है 2003 आईएसओ, ठीक। आईएसओ क्या होता है कि भाई ये गुणवत्ता का एक मापक है, और ये बोलता है कि 2003 के पैरामीटर अगर हम मैच करें तो उस टाइम पे ये बेस्ट था। जैसे आईएसओ कहीं पे लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड 2015, तो आज 2026 चल रहा है। इसने बोला कि भाई देहरादून का रेलवे स्टेशन आईएसओ स्टैंडर्ड 2015, तो मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड 2015 में बने हुए थे उसको मीट करता है। आज जो 26 है, 26 के मीट नहीं करता, करेगा तो उसको सर्टिफाइड कर देगा, है ना। तो ये इसमें ईयर, उस ईयर को ही मेंशन करते हैं। चलिए और आगे बढ़े। ऐसे ही देहरादून से देश के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों में से जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 2004 को चली। 2004 को याद रख लो भाई, जन शताब्दी, जन, जब से वंदे भारत आई है ना, उससे पहले जन शताब्दी ही थी, जो वीआईपी जितने लोग हैं इससे ट्रेवल करते थे, ठीक। चलिए, वंदे भारत का उद्घाटन भी हुआ है 2023 को। तो भाई 2023 वंदे भारत, ये भी याद रखना, वंदे भारत आनंद विहार तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड की पहली, दिल्ली से छठी और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। छोड़ो इसको, कुछ ट्रेन के आप नाम याद रख लो, जैसे कि गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार को कनेक्ट करती है, इस वाले क्षेत्र को, ठीक। इलाहाबाद से हरिद्वार, इसको छोड़ो। दून से बांद्रा, ये ऐसे याद नहीं रख पाओगे, छोड़ो इसको। इतना याद रखो बस जितना आपको बताया गया है। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन होगा इस हिसाब से? काठगोदाम वाला होगा। दूसरे नंबर पे इसको जोड़ा गया, ऋषि, इसको हरिद्वार को, और उसके बाद आप कोटद्वार भी मार सकते हो, ठीक। समझ में आ गया। थोड़े एयरपोर्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ, जब ये देख लिया है तो। एयरपोर्ट अगर हमें देखने हैं तो मुझे हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा फिर ये मैप ना, है ना, इस तरीके से। देखिए, एक तो देहरादून में है आपका जोलीग्रांट, सबको पता है इसके बारे में, प्रमुख हवाई अड्डा यही है। फिर पंतनगर में है फूलबाग, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, गोचर चमोली में है, और चिन्याली सोड़ है उत्तरकाशी में, ठीक। तो इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए, ये उत्तरकाशी, यहाँ पे है चिन्याली सोड़, चिन्याली सोड़, चिन्याली सोड़। पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़ में कौन सा है? नैनी सैनी, नैनी सैनी। बीच में आपका क्या है? चमोली, चमोली में कौन सा है? गोचर, कर्णप्रयाग के पास से, ठीक, गोचर। तीन ये हुए। इधर आपका देहरादून है, ये देहरादून है, देहरादून में आपको जोलीग्रांट में है, जोलीग्रांट में। और सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जो कार्यरत रहता है, बिजी रहता है, वो यही है, मेन यही है। फिर एक आपका इधर पंतनगर में है, पंतनगर। तो 1 2 3 4 5, 5 हुए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये आपके हुए।
अब प्रदेश के 5 हवाई अड्डों में सबसे बड़ा रनवे पंतनगर का है, जबकि सबसे छोटा चिन्यालीसोड़। तो सबसे बड़ा रनवे जिसपे प्लेन दौड़ता है, तो इसका रनवे बड़ा है। आप ऐसे याद रखो कि क्योंकि फ्लैट एरिया है ना, ये एकदम प्लेन एरिया में ही है एक तरीके से, और प्लेन एरिया में है तो इसके पास एरिया ज्यादा है, इसलिए इसका रनवे बड़ा बनाया हुआ है। सबसे छोटा किसका है? इसका है, चिन्यालीसोड़ का सबसे छोटा। मिनिमम मैक्सिमम, ठीक। चलिए अब इधर आते हैं। दून हवाई अड्डे की विस्तारित कर बोइंग और एयरबस यहाँ पे उतरने लगी। ये चलिए इसको छोड़िए। 2021 में यहाँ नया और बड़ा टर्मिनल बनाएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। नैनी सैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप के विमानों के लिए बनाया गया है। ATR 72 छोटे विमान है उसके लिए है, ठीक है। नैनी सैनी पिथौरागढ़, ठीक। नैनीताल में कॉर्बेट आने वाले पर्यटक के लिए कहाँ पे आएंगे वो, तो आपको आसपास ही आना पड़ेगा, ठीक है। बाजपुर उधमसिंह नगर में छोटे विमान हेतु एक पोर्ट का निर्माण किया गया है। तो बाजपुर में एक छोटा पोर्ट, क्या कि क्योंकि टूरिज्म वगैरह आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए है। इसको इतना जरूरी भी नहीं है। सर्वप्रथम इसको याद रखना, 2003 में पवन हंस नाम की एक कंपनी, पवन हंस, ये हेली सर्विस का एक तरह से यहाँ से उड़ान शुरू करती है। इसके तहत ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रीनगर, इन सबको कनेक्ट करती है। आज उत्तराखंड में लगभग 51 हेलीपैड है, मतलब बदल गए होंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो देखिए ये हुआ, इसमें बस इतना ही है। वाटरवेज उत्तराखंड में है नहीं। मुझे आपको एक चीज समझानी है। देखिए ये जो रेलवे लाइन है ना, आप इसको ऐसे समझो कि देखिए नीचे तो है, लेकिन ऋषिकेश से यहां से चमोली में कर्णप्रयाग तक सरकार रेलवे लाइन चला रही है। क्या बोलते हैं उसको? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक। अब इसके 4 अलग अलग स्तंभ है, 4 पिलर है। मैंने आपको बताया है, जो वीडियो है आपकी विंसर वाली, उसमें देखना कि पहले फिर ये इधर कनेक्टिविटी देंगे इससे, फिर इधर कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग फेज हैं। तो इसको आप उस वीडियो से जाके देख लेना, सप्लीमेंट करना, करंट अफेयर का मुद्दा है। ऐसे ही फिर दिक्कत आ रही थी कि यार ये वाला काम कि टनकपुर से ना लोग बोल रहे थे कि हमारे पास नहीं है, तो टनकपुर से बागेश्वर की ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है। टनकपुर से बागेश्वर की कनेक्टिविटी 2023 से काम इस पे फिर से रिज्यूम हो गया है, चालू हो गया है, और फिर बाद में ये इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपकी हिमालयन रेलवे बन जाएगी पूरी। ये फेज वाइज चल रहा है अभी, पहले यहाँ तक लेके आएंगे, फिर इधर से आ जाएगा, पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर उत्तराखंड का मैप देखते हो तो आपको पता है कि यार उत्तराखंड लगभग इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो आपको पता है कि यार अगर किसी को रोड से यहां से जाना है, तो ये बीच में उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, फिर जाके आप उत्तराखंड के काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, इधर 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 बेल्ट में जाते हो। तो इसमें दिक्कत आ रही थी कि यार हरिद्वार का जितना भी सामान है, आप पहले जाओगे तो आपको यूपी का चेक पोस्ट पड़ेगा पहले, फिर आप एग्जिट लोगे, फिर यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो अपने ही सामान को अपने ही राज्य भेजने में दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं कि ये हरिद्वार है, ठीक, ये भी सब अपना है, बीच में यूपी इतना ही तो आ रहा है, ये वाला पोर्शन ही तो है यूपी का, तो हम इसमें क्यों जाएं, हमारा हैरेसमेंट होगा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो हैरेसमेंट करेंगे। तो इनसे बोला कि यार आप ना एक यहाँ से एक रोड चलती है, ऊपर 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 इधर ले जाओ और ये रामनगर को कनेक्ट कर दो इस तरीके से रोड से, तो आप यूपी में भी नहीं जा रहे हो, आपका सामान भी एकदम सीमलेस जा रहा है, और आपकी डिस्टेंस भी लगभग 82 किलोमीटर कम हो जा रही है। इसी को बोलते हैं कंडी मार्ग, कंडी मार्ग, कंडी मार्ग। ये पुराना, ऐसा नहीं है कि अभी का है, पुराना बना हुआ रास्ता है, इसको बोलते हैं कि इसी को हमें रिज्यूम करना होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत आ रही है कि यार देखो इधर है राजाजी नेशनल पार्क, इधर है कॉर्बेट, तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है, बफर जोन है, इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगी, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी। मीन्स अभी तक नहीं मिली है, आगे भी बहुत कम चांस है। तो ये कंडी मार्ग है। एक मार्ग और याद रखना, कभी पूछ सकता है, हिमालयन हाईवे की बात हुई थी, हिमालयन हाईवे, इस आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया गया,
कि वो यहाँ पे जो त्यूनी तहसील है देहरादून में ना, देहरादून में ही त्यूनी पड़ता है, त्यूनी तहसील, यहाँ से त्यूनी से लोहा घाट तक, लोहा घाट तक चंपावत में, इसकी कनेक्टिविटी की बात की गई थी कि आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। लेकिन उसके बाद चार धाम महामार्ग योजना आ गई, उसमें फिर चारों धामों को ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मानसखंड मंदिर माला मिशन में भी काम चल रहा है और फिर आपस में ये जुड़े हुए हैं, तो अब इस रोड की उतनी जरूरत नहीं है, तो शायद ये रोड भी आगे नहीं बनेगी। तो चलिए, ये था आपका लेक्चर नंबर, पूरा चैप्टर ही हो गया है, तो है ना। कुछ क्वेश्चन है, आप इसको लगा के देखना, समझ में नहीं आएंगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। चलिए, इसको आप अटेम्प्ट करके देखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। सो वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।